दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आज आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में जो आपका आज का एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट का, मैं उसकी पूरी आंसर की लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और किस तरीके से आपको जो अपना एग्ज़ाम लिखना था। ठीक है, और आपको जो अपने मार्क्स भी उससे अंदाज़ा लग जाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम था? 80 नंबर का, और 3 घंटे आपको पूरा टाइम दिया गया होगा। ठीक है, बाकी 3 सेक्शन थे। सेक्शन ए था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, जिसमें 2 पैसेज थे। सेक्शन बी था आपका राइटिंग स्किल्स का, जिसमें 4 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के। सेक्शन सी था आपका लिटरेचर, जिसमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब एक एक करके आंसर देख लेते हैं। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन थे दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन था वो पैसेज था। ठीक है, पैसेज पढ़ के जो आपको इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 10 क्वेश्चन के जो आपको आंसर देने थे, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द राइटर पॉइंट आउट अबाउट टेक्नोलॉजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड था, व्हाट मेन पॉइंट डज शेरी टर्कल मेक अबाउट इनोवेशन? इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको पैसेज पढ़ के इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। हाउ डज द रीडिंग सर्किट ऑफ द ब्रेन फंक्शन? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू मार्क एडमंडसन द एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स? इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देयर हैव बीन मैनी स्टडीज़ ऑन डिजिटल स्क्रीन यूज शोइंग सम ट्रेंड्स विच आर? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 5 का। फिर सिक्स क्वेश्चन क्या था, द फाइंडिंग्स ऑफ एनी मैनगन showed a clear pattern in the responses, with those who read print were able to recall the information in chronological order। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि सीरीज़ वाइज, ठीक है, लाइन से आप जब किसी चीज़ को लगाते हैं, ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। सातवां, द न्यू नॉर्म इन रीडिंग हैज़ बिकम, ये फिलअप था, आपको पैसेज पढ़ के लिखना था। तो पैसेज में इसका आंसर दिया था, द न्यू नॉर्म इन रीडिंग हैज़ बिकम स्कीमिंग विच इन्वॉल्व्स, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं इन्वॉल्विंग वर्ड स्पॉटिंग एंड ब्राउजिंग थ्रू द टेक्स्ट। ठीक है, आठवां में आपको ट्रू फॉल्स बताना था। सम एज ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू लूज देयर कॉम्प्लेक्स रीडिंग स्किल्स देन अदर्स, कि कुछ जो एज ग्रुप्स हैं वो दूसरों की तुलना में जो अपनी ज़्यादा जो है जो रीडिंग स्किल्स है उसे लूज़ कर रहे हैं। तो ये बात जो है काफ़ी हद तक सही भी है। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, ठीक है, या जो पढ़ाई की एज में जो बच्चे होते हैं, जो वो एज ग्रुप होती है, वो ज़्यादातर जो है अपनी रीडिंग स्किल को खो रही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। ठीक है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग, रिलेटेड टू और इन्वॉल्विंग टू थिंग्स। वो वर्ड बताना है हमें, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है पैरा 2, यानी पैरा 2 में से हमें वो वर्ड ढूंढना था। ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो। जैसे आप यहाँ पैरा 2 देखेंगे, ये आपका पैरा 2 था, इसमें बाइनरी वर्ड मेरे को मिला और कोई वर्ड इसमें है नहीं जो ऐसा रिलेट करता हूँ, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी आप जानते हैं 2 चीज़ों को दिखाने के लिए बाइनरी यूज़ होता है, एक चीज़ के लिए प्राइमरी होता है, 3 चीज़ होती है तो टर्शरी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग रैंडम। रैंडम क्या होता है कि बिना ऑर्डर के किसी भी तरीके से जब हम किसी चीज़ को लगा देते हैं तो। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है हमें कहाँ मिलेगा? पैरा नंबर 4 में। तो यहाँ पे हमने देखा तो इसका जो अपोजिट मिला हमें वो क्या है? क्रोनोलॉजिकल। अभी मैंने बताया क्रोनोलॉजिकल यानी कि ऑर्डर वाइज किसी भी चीज़ को लगाना, तो रैंडम जो है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसके 10 आंसर आपने देख लिए होंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन भी जो पैसेज था, लेकिन कैसा पैसेज था? ये एनालिटिकल पैसेज था। ठीक है, आपको इसमें डेटा बेस्ड पैसेज बोल सकते हैं आप इसको। कुछ डेटा दिया गया था, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द समर ऑफ 2022? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इट हैड हाई प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था समर 2022 में। बी में लिस्ट द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पॉल्यूटेड इसमें कौन सा था? दिल्ली, फिर गुरुग्राम, फिर नोएडा और फिर गुम्मिनी पोंडी। ठीक है, ये वाली जो जगह है। तो इसका जो सही ऑर्डर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। तो बी का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विच सिटी अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट समर एवरेज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5?
ये भी आपके पैसेज में ही दिया था, इसका आंसर होगा भिवाड़ी, ऑप्शन नंबर 4। डी क्या है, एज पर द रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा दिल्लीज रैंक इन द कंट्री इज 8th। ये भी आसान क्वेश्चन है, पैसेज में दिया था, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ई क्या है, हाउ इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन सीजनल PM2.5 लेवल कैलकुलेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रिव्यू ऑफ डेली एवरेज ऑफ सिटीज़, ठीक है। एफ में क्या है, वाई डिड सेवरल रीजन्स एक्सपीरियंस हाई पर्टिकुलेट पोल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे पैसेज में तो आपको इसका जो आंसर लगेगा वो आपको लगेगा ऑप्शन नंबर 1, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तीनों ही जो ऑप्शन है हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। जी है, CPCB स्टैंड्स फॉर, CPCB की फुल फॉर्म क्या है, तो ये पैसेज में आ रखा है वर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये CPCB की फुल फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस NCR रिकॉर्डेड a -% इंक्रीज इन PM2.5 लेवल इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस समर। ये भी डेटा आपको दे रखा है 23%, ठीक है। आई क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेम एज डिटेल्ड एग्जामिनेशन। कहाँ में मिलेगा इसका आंसर, पैरा 1 में। पैरा 1 में जब आप इसे ढूंढेंगे, आपने ढूंढा होगा, तो इसका जो आंसर हमें मिला वो क्या मिला, एनालिसिस, ठीक है। इसमें एनालिसिस जो वर्ड आता है वो किसी चीज़ को डीपली एग्जामिन करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज लेने के लिए आता है, ठीक है। तो एनालिसिस हो गया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट ऑफ माइल्ड। पैरा 6 में हमें ढूंढना है, तो ये था हमारा पैरा 6। इसमें माइल्ड यानी कि कम, ठीक है, माइल्ड यानी कि थोड़ी चीज़ों के लिए, ठीक है, और इंटेंस यानी कि गंभीर चीज़ों के लिए। जैसे आप सुनते होंगे माइल्ड सिम्टम्स हो गए, यानी कि जो उसको सिम्टम्स है, उसके जो लक्षण है वो कम है अभी। इंटेंस यानी कि अधिक हो गए, ठीक है। ये सेक्शन ये था हमारा, आपने इसके आंसर देख लिए। फिर है सेक्शन भी राइटिंग स्किल का, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना था। थर्ड क्वेश्चन था नोटिस वाला, ठीक है, 2 नोटिस थे, उसमें से आपको कोई एक करना था, और एक को ध्यान के रखना था आपको कि जो यहाँ पे नाम दिया गया है वही आपको अपने नोटिस में नाम लिखना था। और नोटिस आप जानते हैं ये कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और नोटिस को क्या करना होता है, बॉक्स में बंद करना होता है। तो आपने अच्छी तरीके से किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सेक्शन बी का जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से, वो भी ध्यान दीजिए। इसमें 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, और 5 नंबर को कैसे डिवाइड किया है, 1 नंबर है वो आपका फॉर्मेट का है, 2 नंबर आपका कंटेंट का है, 1 नंबर जो आपका ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडिया, आपने आइडिया को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है, ठीक है। और 4th नंबर पे आता है आपका एक्सप्रेशन, उसमें आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपकी ग्रामर कैसी है, उस सभी चीज़ों को मिला के जो आपको पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से अगर ग्रामर मिस्टेक नहीं करी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और आपने अच्छी तरीके से लिख रखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसे अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना था। 4th क्वेश्चन भी नोटिस का था, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर के जो है राइटिंग स्किल के 3 ही टॉपिक आ रहे थे मिड टर्म में, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। 5th क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको एक लेटर लिखना था, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे। तो आपको चॉइस दे रखी थी सेक्शन बी के हर क्वेश्चन में। 6th में आपको एक क्या करना था, आर्टिकल लिखना था, और वर्ड लिमिट आपको यहाँ पे दी गई है। और नोटिस की वर्ड लिमिट तो आप जानते ही है 50 वर्ड्स, तो आपने उसको अगर फॉलो किया है, अच्छे से लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर है सेक्शन सी लिटरेचर, ये 40 नंबर का था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ए है जो 6 नंबर का है, दूसरा पार्ट बी है जो 4 नंबर का है, और तीसरा पार्ट सी है जो 6 नंबर का है, ठीक है। इसमें क्या करना था आपको, बुक से जो एक्सट्रैक्ट दिया है, ठीक है, ये आपकी बुक का ही पोयम है, माई मदर एट 66, उसमें से कुछ लाइन्स दी हुई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। जो पोइट है कमला दास, उनके बचपन का डर क्या था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज़ द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन आप पढ़िए, एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट ओल्ड। इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, तो ये बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा। इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमिली। सिमिली तब यूज़ होता है जब एज या लाइक यूज़ होता है, ठीक है, एज या लाइक वर्ड का जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एज ए लेट विंटर्स मून, एज का यूज़ हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिमिली। थर्ड है, लेट विंटर्स मून लुक्स, ठीक है, लेट विंटर का जो मून है वो कैसा दिखता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डल एंड ऑब्सक्योर, ठीक है। फोर्थ है, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन द पोइट्स फेस इन द एंड। ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि एंड में क्या कर रही थी, वो स्माइल कर रही थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्माइलिंग। फिर 5th और 6th आपके फिलअप्स थे।
द पोइट यूजेस स्माइल स्माइल एंड स्माइल टू, जो पोइट ने लास्ट में स्माइल स्माइल एंड स्माइल क्यों किया था? टू शो लव फॉर हर मदर, टू शो लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर, अपनी माँ के लिए जो अपना प्यार और उनकी अपनी चिंता दिखाना चाहती थी, ठीक है, और अपने जो दुख था उसे वो छुपा रही थी, ठीक है, पोइट। सिक्स्थ है द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन इज, लास्ट लाइन क्या है? ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, तो इसमें स्माइल वर्ड जो बार बार रिपीट हुआ है, तो इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस होगा? रेपिटिशन, ठीक है, क्योंकि जब वर्ड रिपीट होता है तो कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है? रिपीटिशन, ठीक है। ये आपका ए पार्ट था, इसके लिए आपको चॉइस दे रखी थी, आप अगर ये वाला नहीं करते तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, ठीक है। ये आपकी पोयम है, कौन सी पोयम है ये? ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ये आपको पूरा पढ़ना था, ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन के जो है आंसर देने थे। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस कैन बी रिप्लेस्ड विद, ये आपकी जो पोयम है ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, शायद उसी पोयम का है। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस कैन बी रिप्लेस्ड विद, ये किससे रिप्लेस कर सकते हैं? यानी कि ये जो वर्ड है इसकी हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? शायद इस क्वेश्चन का मतलब यही था, तो अगर यही मतलब है इसका तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूम एंड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। डिस्पॉन्डेंस क्या होती है? निराशा, तो निराशा, अगर निराशा वर्ड को हमें रिप्लेस करना है तो उसके लिए आएगा डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, उसका मतलब भी क्या होता है? निराशा। सेकेंड है नोबल नेचर्स इंक्लूड, नोबल नेचर्स में क्या देखा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है सेल्फलेसनेस, ठीक है, यानी कि वो स्वार्थी नहीं होते, अपना ही जो है काम नहीं देखते, वो सबकी मदद करते हैं, ठीक है। नोबल नेचर्स आप जानते होंगे, अच्छे लोग, ठीक है। बेस्ड ऑन द पोएम चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट दिए, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट पिक द करेक्ट ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, नॉट ट्रू, ठीक है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड, थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन देख लीजिए, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड डजेंट फेड अवे, तो ये तो ट्रू होगा। इट डजेंट डिस्पेल डार्कनेस, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल बट स्पिरिचुअल एज वेल, इट ब्रिंग्स इन ए रे ऑफ होप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गलत मार्क कर रखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इट डजेंट डिस्पेल डार्कनेस, कि वो जो है निराशा को दूर नहीं करती, तो ये जो बात है गलत है, वो निराशा को दूर करती है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड इंटेंड टू बाइंड देम टू अर्थ विद ए फ्लावरी बैंड, ये आपको फिल करना था फ्लावरी बैंड, ठीक है। नरेटर उसके जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि एक फ्लावरी बैंड यानी एक गुलदस्ते से जो है वो फूलों के गुच्छे से जो है वो अपने आप को धरती से बांध के रखें। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द अपोजिट ऑफ चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस क्या होता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा जब हम खुश होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम आशा होती है हमें किसी चीज़ की, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डेस्पॉन्डेंस, यानी जब निराश हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये पार्ट ए था आपका 6 नंबर का। पार्ट बी है, यहाँ पे आपको ये पढ़ के जो है क्वेश्चन का आंसर देना था, ये आपकी विस्टास बुक का है, ठीक है। व्हाट इज़ गैबर्डीन, गैबर्डीन क्या है? ए फर्म ड्यूरेबल फैब्रिक, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सबर्बन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेस लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। थर्ड है वेयर डज द स्पीकर गेट लॉस्ट, स्पीकर कहाँ खो जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे वो खो जाता है। व्हाट डज डक इनटू मीन, डक इनटू का मतलब क्या है? कि मूव डाउनवर्ड्स एंड एंटर, यानी नीचे झुकना और किसी जगह में प्रवेश करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये बी पार्ट था, इसमें भी आपको चॉइस दी थी, ठीक है, इसमें आपको पढ़ के आंसर बताना था। पहला क्या है? स्टूडेंट्स ऑन आइस इज ए डैश हेडेड बाय जेफ ग्रीन, तो ये एक एक्सपेडिशन है, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पिक द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टराइजेज जेफ ग्रीन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट पढ़ के जो जेफ ग्रीन है, ठीक है, जिसने जो स्टूडेंट्स ऑफ आइस, ठीक है, ये जो प्रोग्राम था उसे हेड किया था, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विजनरी, यानी कि दूर का समय, दूर की जो समय बातें हैं वो सोच रहे थे, ठीक है, बहुत दूर की जो उनकी सोच थी। द पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस फॉर ग्रीन्स प्रोग्राम, इसका पर्पस क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, 1 और 2 जो स्टेटमेंट दी गई है वो इस प्रोग्राम का पर्पस था। अंटार्कटिका इज क्रूशियल बिकॉज इट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपाइड्स बाय द स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ नेचर, ठीक है, ये आपका बी पार्ट था। अब है सी पार्ट, ये भी 6 नंबर का है।
ये आपको पढ़ के एक्सट्रैक्ट पढ़ के जो है आंसर देना था। पहला क्या है, व्हाट वाज द टोन ऑफ एम हैमल व्हेन ही वाज एड्रेसिंग हिज स्टूडेंट। तो जब एम हैमल जो है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, जब पढ़ा रहे थे तो उनकी टोन क्या थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, वो एक्साइटेड भी नहीं थे, एंग्री भी नहीं थे, चीयरफुल यानी कि खुश भी नहीं थे, वो कहते हैं उनका हार्ट ब्रोक हो गया था क्योंकि 40 साल से पढ़ा रहे थे और अब ऑर्डर आने के बाद उन्हें उसे छोड़ के जाना पड़ रहा था। सेकेंड है, एम हैमल वॉज सैड आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बिकॉज, जैसे ही ऑर्डर आया तो वो सैड क्यों गए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ही वुड नॉट बी एबल टू टीच फ्रेंच, क्योंकि अब वो जो है फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे। थर्ड है, व्हेन वुड एम हैवल लीव, एम हैवल को कब जाना था, तो उसी दिन जाना था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। व्हाट डिड एम हैमल वांट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन। ठीक है, फ्रेंच लेसन के लास्ट डे वो क्या चाहते थे बच्चों से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वो चाहते थे कि जो बच्चे अटेंटिव रहे उनके क्लास में, टू बी वेरी अटेंटिव टू हिज लेसन। फिफ्थ है, आफ्टर एम हैमल्स स्पीच फ्रेंच फेल्ट, जैसे एम हैमल ने अपना स्पीच दिया तो फ्रेंच को कैसा लगा, तो फ्रेंच जो है वेरी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एम हैमल, वो अपने जो टीचर है एम हैमल उनके प्रति जो है बहुत संवेदनशील हो गया। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ठीक है, इसमें आप और कोई भी जैसे फीलिंग लिख सकते हैं, ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हिज टीचर, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लेसन वॉज दैट द पीपल ऑफ अल्सेस लर्न, तो लास्ट लेसन की क्या सीखा, जो अल्सेस के लोग हैं उन्होंने क्या सीखा था, तो दे लर्नड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उन्होंने सीख ली इस लेसन से। चॉइस दे रखा था आपको सी पार्ट में भी, इसमें क्वेश्चन क्या क्या थे। फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर क्या होगा, सिमिली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया है, लाइक और एज जब भी आता है तो सिमिली होता है। ठीक है, आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्पिशियसनेस एसोसिएटेड टू बैंगल्स। ठीक है, थर्ड है, वाई डज द ऑदर वंडर इफ़ सविता नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ है, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन अ रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, वाई डज द ऑदर से सो, इसका आंसर हो जाएगा ए, द ग्रैंड मदर हैज़ लॉस्ट हर विजन ड्यू टू वर्किंग नियर हॉट फर्नेसेस एंड ड्यूली एटमोसफियर। फिफ्थ है, द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स आर, तो बैंगल मेकर्स की जो पुअर कंडीशन थी, आपने पढ़ा होगा लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर, तो उसके लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो देयर फैमिली, उनकी जो फैमिली है वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कि वो लगातार उस काम को करे जा रही है तथा अपने बच्चों से जो है उससे भी वही काम करवाए जा रही है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्योरिटी, प्योरिटी यानी शुद्धता, तो पैसेज में एक वर्ड है बार बार आया है, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी यानी कि शुद्धता, पवित्रता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंक्टिटी। क्वेश्चन 8 जो था आपका, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए थे लेकिन आपको 5 करने थे। ठीक है, कोई से भी आप इसमें से 5 कर सकते थे, आपके बुक के जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे पहला क्या है, विच इंसिडेंट इन डगलस अर्ली चाइल्डहुड मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर, तो डगलस जो है ये आपका चैप्टर डीप वाटर है उससे आया है, तो ऐसा उनके बचपन में क्या हो गया था जिसकी वजह से डर गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा कि वो अपने पापा के साथ, जब वो 3 या 4 साल के थे शायद, तो वो अपने पिताजी के साथ गए थे बीच पे कैलिफोर्निया में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी वेव आ गई थी जिसके नीचे वो ढक गए थे। ठीक है, और वहाँ से जो है उनके मन में पानी के प्रति जो डर बैठ गया था। सेकंड है, इन लॉस्ट स्प्रिंग वाई इज़ मुकेश ड्रीम ऑफ लर्निंग टू ड्राइव ए कार जस्ट ए मिराज। ठीक है, ये लॉस्ट स्प्रिंग से रिलेटेड आपको इसका आंसर देना था। थर्ड जो है आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से जो है ये क्वेश्चन डाल दिया है। अगर आप में से किसी ने इसे अटैम्प्ट किया है तो मेरे हिसाब से आपको 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलती से कोई क्वेश्चन आ जाता है और अगर वो आपके सिलेबस का नहीं होता तो आपको 2 नंबर जो है आपको उसके बेनिफिट के रूप में मिलते हैं। तो अगर आपने थर्ड किया है तो आपको शायद 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में ये वाला चैप्टर है ही नहीं। वट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट द इंडियंस कुड चैलेंज देयर हिट हर्ट जो अनक्वेश्चन माइट। ठीक है, तो ये इंडिगो वाले चैप्टर से है। तो ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हो गया था जब गांधी जी ने जो है उनको मजबूर कर दिया था कि 25% जो कंपनसेशन है वो जो है पीजेंट्स को दे। ठीक है, तो ये आपको इसी को अच्छे से लिखना था। एक्सप्लेन हाउ एम हैमल रिएक्टेड व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल लेट, वाई। तो जब फ्रेंच जो है स्कूल लेट पहुंचता है तो एम हैमल जो उसको डांटते नहीं है, ठीक है, और उसे शांति से बोलते हैं कि आओ बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, अब तुम आ गए हो तो
अपनी जगह पे बैठ जाओ, ठीक है। यानी कि वो उसे डांटते नहीं और पेशेंस के साथ जो बच्चों को पढ़ाते हैं, धैर्य का पालन करते हैं। छठा है, व्हाट इमेज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर इन ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसमें नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए पोइट ने क्या क्या यूज़ किया था, ठीक है, क्या क्या इमेजेस यूज़ करी थी आपको बताना है। उसमें कई सारी ब्यूटी की चीज़ें दे रखी हैं, जैसे सन, मून, डैफोडिल्स, स्मॉल रील्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। नाइन्थ है, इसमें आपको 3 में से कोई 2 करने थे। वर्ड लिमिट है आपकी 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है। ये विस्टास बुक के क्वेश्चन थे। वट वाज द साइकेट्रिस्ट एनालिसिस ऑफ चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो चार्ली का जो दोस्त था सैम, वो साइकेट्रिस्ट था, तो उसने क्या एनालाइज किया कि जो चार्ली है वो जो बातें बता रहे थर्ड लेवल के बारे में, वो उसका क्या है, एक इमेजिनेशन है, वो वेकिंग ड्रीम देख रहा है, यानी जागता हुआ सपना देख रहा है। ऐसा कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहता है कि चार्ली जो है दुनिया से इतना थक चुका है कि अब वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर उसे शांति मिल सके, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा जो है कहानी बना रहा है। सेकंड है, ये आपका क्वेश्चन है सेकंड, हाउ इज़ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए रकस ऑन दिस अर्थ इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 12,000 ईयर्स। ये आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है शायद। थर्ड है, हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर। जो टाइगर किंग था वो 100वें टाइगर का शिकार कैसे हुआ। तो ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा है द टाइगर किंग, बहुत अच्छा लेसन था, मज़ेदार लेसन था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो 100वें टाइगर को मारने जाता है तो उसकी गोली जो है टाइगर को नहीं लगती, लेकिन गोली की आवाज़ से जो है वो टाइगर जो है गिर जाता है नीचे, तो किंग को लगता है कि वो मर गया। फिर क्या होता है, जो उसके साथ में शिकारी गए होते हैं वो जो है उस टाइगर को मार देते हैं और राजा को नहीं बताते कि वो मरा नहीं था पहले, क्योंकि अगर उन्हें डर था कि अगर मैं बताऊंगा तो राजा जो है हमें नौकरी से निकाल देगा। फिर क्या होता है, जब राजा के बेटे का बर्थडे आने वाला था कुछ दिनों बाद, तो उसके लिए जो है कुछ गिफ्ट खरीदने जाता है, तो वहाँ उसे टॉय शॉप में एक टाइगर का जो है वुडन टाइगर मिल जाता है, ठीक है, लकड़ी का एक टाइगर मिल जाता है, जो से वो खरीद लेता है और जब घर पे लाके अपने बेटे के साथ उसके साथ खेलता है, ठीक है, टाइगर के साथ खेलता है, तो उसकी एक लकड़ी का जो टुकड़ा है उसके हाथ में चुभ जाता है, जिससे उसे इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी जो मौत है हो जाती है। तो इस तरीके से जो 100वां टाइगर है वो खिलौने के रूप में जो अपना बदला ले लेता है, ठीक है, क्योंकि राजा ने 100वां टाइगर तो मारा ही नहीं था। 10th क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। 120 से 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना था। 5 नंबर का क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर वाला, ठीक है। 2 चॉइस दे रखी, आपको इसमें से कोई एक करना था। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, विच एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी हेल्प्ड टू अचीव फ्रीडम फॉर द फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स ऑफ चंपारण। तो गांधी जी ने क्या क्या प्रयास किए थे जिसकी वजह से जो चंपारण के पीजेंट्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, वो जो है इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग है उससे रिलीफ उन्हें मिल पाया, ठीक है। ये आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था। डिज़ायर, डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस लीड टू सक्सेस, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दीज क्वालिटीज़ इन द लाइट ऑफ डगलस एक्सपीरियंस इन डीप वाटर, ठीक है। तो जो डीप वाटर के ऑथर हैं विलियम डगलस, ठीक है, उनमें ऐसा क्या था, उनमें जो डिज़ायर थी, कुछ करने की चाह थी, डिटर्मिनेशन था, उससे सक्सेस उन्हें मिली। तो ये हमें लेसन के आधार पर बताना है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया था, ठीक है। 11वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 120 to 150 वर्ड, ठीक है। 120 से 150 शब्दों में लिखना है। वट क्यूरस एक्सपीरियंस डिड चार्ली हैव वन डे व्हेन ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू टेक द सबवे, वट डिड ही नोटिस। तो एक दिन चार्ली जो है जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया था सबवे पे, तो उसने ऐसा क्या देखा था। तो वहाँ पे उसने जो है थर्ड लेवल देखा था, फिर उसके बारे में आपको बताना था कि वो थर्ड लेवल कैसा था, और वहाँ पे उसने क्या नोटिस किया कि वहाँ के जो लोग थे वो पुरानी तरह के कपड़े पहन रखे थे, पूरे पुराने ज़माने के थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी। 5 नंबर का क्वेश्चन था। आपको इसमें चॉइस भी दे रखी थी, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग केम टू बी ट्रू, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। कि जो भविष्यवाणी करी थी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ने, कि जो टाइगर किंग है वो जो है किसके हाथों मरेगा, 100वें टाइगर के हाथों मरेगा। उसने कहा था कि 100वें टाइगर को मारते समय सावधान रहना, वही जो आपकी किस्मत तय करेगा। तो किंग जो है 100वें टाइगर को नहीं मार पाया, उसी की वजह से शायद उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है कि आप इसकी बात से सहमत हो कि जो भविष्यवाणी हुई थी उसी की वजह से राजा मरा है या फिर नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है अगर आप सहमत हो तो क्यों सहमत हो, और नहीं सहमत हो तो आपका क्या कारण है इसका, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्ज़ाम था। उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरा जो आंसर से आपने देख लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। पैसेज भी इसमें ईजी थे, ज़्यादा वोकैबलरी इसमें नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा।
कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट लग रहा है कि शायद उसके आंसर ये ना हो, लेकिन फिर भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए। और अपना स्कोर अगर आप बताना चाहे तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं देखूंगा कि आपके आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर में, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।